मॉर्निंग छत्तीसगढ़। जी हाँ मेरे भाइयों, हर बार की तरह आज मैं फिर एक ऐसी शख्सियत को गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में यानी आपके समक्ष लाया हूँ जिन्होंने क्रिकेट के कमेंटेटर, वैसे इनकी शौक है, शौक बढ़ते बढ़ते आगे निकला तो आज ये जाने माने हमारे छत्तीसगढ़ के कमेंटेटर बन गए। तो अभय जी, सबसे पहले आपको समय दर्शन में नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुछ सवाल करेंगे हम अभय जी के साथ। अभय जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप क्रिकेट की जगत में काफी दिनों से हैं, तो सबसे अच्छा क्रिकेटर आप किसको समझते हैं वैसे जो बैट्समैन में हो? हाँ, वैसे पूरे दुनिया भर में मुझे दो क्रिकेटर्स सबसे ज़्यादा पसंद है। एक सबसे पहले सुनील गावस्कर और उसके बाद सचिन तेंदुलकर। बात वेरी गुड, ये तो हमारे जमाने के क्रिकेटर थे, है ना। तो मेरे ख्याल से पतौदी के बाद में कपिल देव आए, उसके बाद गावस्कर आए। नहीं, गावस्कर कपिल से पहले आए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और बॉलर में किसको आप ज्यादा मानते हैं? हाँ, बॉलर में मुझे नो डाउट कपिल देव सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअली तो कपिल देव एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। जितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं उतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, पर उनका खुद का फोकस बॉलिंग पे ज़्यादा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर वो प्रॉपर बैट्समैन होते तो शायद बहुत ज़्यादा रन बना लेते, क्योंकि एक अलग ही नेचुरल गिफ्टेड टैलेंट था उनके अंदर बैटिंग में। और 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हमारा जो मैच था उसकी पारी तो सभी को याद रहेगी जी, क्योंकि उसमें कपिल देव के 175 रन की वजह से हम वो मैच जीते। बाद में राउंड में आगे बढ़े, फिर सेमीफाइनल में आए और फिर फाइनल जीते। अगर हम जिम्बाब्वे का मैच हार जाते तो शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। जी जी, बिल्कुल। तो कपिल देव जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन। तो एज अ ऑलराउंडर, एज अ बॉलर, कपिल देव सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा तो आप गावस्कर के नाम लिए, कपिल देव का नाम लिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बंगाल टाइगर जो है सौरभ जी, उनका तो अपना हाँ, नाम उनका नाम बिल्कुल, उनका नाम अगर हम लेंगे तो लीडरशिप में। अच्छा, तो कैप्टनशिप। हाँ बिल्कुल, बल्लेबाज तो वो हैं अच्छे, बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके साथ साथ लीडरशिप, यानी उन्होंने, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को लड़ना, जूझना, जीतना सिखाया। कि सिर्फ मैच खेलना है, टेस्ट मैच है तो उसे ड्रॉ कर देना है, वैसा नहीं। किसी भी कीमत पे जीतो। और जितने नए यंग टैलेंट उस समय आए सबको उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो। लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश जीतना चाहिए। खुद की इनिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनिंग्स का कंट्रीब्यूशन देश की विक्ट्री में होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देश को जीतना है और उसके लिए जो हौसला, जो साहस, जो एक बहादुरी का माहौल और जो एक जुझारूपन लाया, उसके लिए तो सबसे ज्यादा श्रेय गांगुली को ही जाता है। तो नो डाउट वो सबसे बेहतरीन लीडर के रूप में उभरे हैं क्रिकेट जगत में। अगर हम सौरभ गांगुली की बात करें तो एक धोनी जी का भी नाम आता है। बिल्कुल। और बाद में धोनी ने अपना एग्जाम्पल रखे, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको आखिरी में 16 बॉल में 32 रन चाहिए और धोनी अगर क्रीज पे है तो भी भारत देश के लोग निश्चित रहते हैं कि धोनी क्रीज पे 16 गेंद में 32 रन चाहिए, वो भी बन जाएंगे। तो धोनी ने ये जो भरोसा धोनी ने जीता, ये बहुत बड़ी बात है। और धोनी को हमेशा कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उनके चेहरे पे तनाव नहीं दिखता और वो बहुत आसानी से मैच को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये उनमें जो खासियत है, और उनके मैचेस के विनिंग परसेंटेज भी काफी हाई हैं। तो नो डाउट कैप्टन कूल के रूप में धोनी जैसा कप्तान भारत को मिलना नो डाउट भारत के लिए सौभाग्य की बात है। भारत में ऐसे कैप्टन तो बहुत आए। अच्छा, भारत को एक्चुअली क्रिकेट की जगत में अच्छे कैप्टन। हाँ बिल्कुल। टाइगर पटौदी से अगर हम देखें, टाइगर पटौदी थे, बिशन बेदी थे, अजीत वाडेकर थे, सुनील गावस्कर थे, फिर कपिल देव खुद, उसके बाद आते आते फिर सौरव गांगुली, और फिर महेंद्र सिंह धोनी, इवन विराट कोहली ने अच्छी कप्तानी की।
आजकल रोहित शर्मा बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में क्रिकेट का टैलेंट बहुत भरपूर है और इसके लिए भारत को, भारत की जनता को और भारत के क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद देना होगा कि हमारे यहाँ इतना बेहतरीन क्रिकेट का माहौल है और क्रिकेट हमारे यहाँ खेल नहीं, एक प्रकार का धर्म है। तो इसलिए हम क्रिकेट में बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट देख पाते हैं। और जैसे हमारे भिलाई से राजेश चौहान, वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी रांची जैसी जगह से आते हैं। तो अब भारत में जो है छोटे छोटे शहरों से भी बहुत बेहतरीन टैलेंट सामने आ रहा है क्रिकेट की। और हमारा ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट है, जो अंडर 19, अंडर ये जो 16 या फिर जो दूसरा जो कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जितने ये मैचेस होते हैं, तो ये डोमेस्टिक मैचेस में डोमेस्टिक टैलेंट मैचेस खेलते खेलते इतना निखर जाता है और बाद में आईपीएल का एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, क्योंकि आईपीएल के एक टीम में विदेश के भी खिलाड़ी रह सकते हैं, आपके देश के भी। तो उन बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों के साथ जब ये यंग खिलाड़ी खेलता है तो बहुत कुछ सीखता है। तो आईपीएल के कारण भी हमारा टैलेंट पूल और रिच हो गया है। तो इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ इतना बढ़िया है कि अभी जैसे हमने इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में देखा, विराट कोहली नहीं थे फिर भी भारत टेस्ट सीरीज जीत गया। जो ध्रुव जुरेल और जो दूसरे लड़के थे वो बहुत बेहतरीन खेल गए, बहुत अच्छी बैटिंग कर गए। रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर गए। तो आज हमारे पास इतना टैलेंट है कि एक सीरीज में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज नहीं था तो भी उतना फर्क नहीं पड़ा और हम सीरीज जीते। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि हमारे पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट टीम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए, आपका पाकिस्तान लीजिए, तो सबसे ज्यादा बोल्ड कौन? बोल्ड तो सभी है, लेकिन फिर भी अगर उसमें से अनुपात अगर दिया जाए कि 100 में कितना मिलना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा बोल्ड। हाँ, आजकल सबसे तगड़ी टीम तो पिछले कुछ अरसे से डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम है जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखोगे कि वो किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहती, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इवन इस बार 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये चीज देखने को मिली। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया वो एक क्रंच मैच अगर हार जाए, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने बराबर पासा पलटा और उस मैच को जीता, आगे जाके टूर्नामेंट भी जीता। तो सबसे पावरफुल क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेलने की दृष्टि से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है और भारत भी क्रिकेट, डेफिनेटली भारत भी क्रिकेट की महाशक्ति है और क्रिकेट में आर्थिक महाशक्ति तो निश्चित रूप से है। तो भारत भी एक पावरफुल टीम है, इसको आप बिल्कुल इस बात को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, मान के चलिए भाई जी कि हमारा जो क्रिकेट का जो मंच है काफी लोगों से भरा हुआ है, शोरगुल हो रहा है, अब दोनों पक्ष में टक्कर चल रही है, पब्लिक पूरा इमोशन में भी है और उत्तेजित भी है। उस समय आप इंग्लिश में कैसा कमेंट्री करें? हाँ, जैसे कोई भी एक हम एक इमेजिन करते हैं, ये है ना, रियल सिचुएशन न लेके ऐसी हम मान के चलते हैं कि इमेजिनेशन कि कोई ऐसी टीम ए टीम बी कोई दो टीम खेल रही है और टीम ए का बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, टीम बी का बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ऐसा अगर हम इमेजिन करें एक सिचुएशन को, तो इसमें जब हम कमेंट्री स्टार्ट करते हैं तो बॉलर अपने बॉलिंग मार्क से जब दौड़ना शुरू करता है तो तब हम थोड़ा बोलते हैं, लेकिन जब उसका हाथ जाता है, जिस समय वो बॉल डालता है उस समय शांत रहते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस वहां न रहे। फिर बैट्समैन शॉट अप्लाई करने के बाद फिर डिस्क्राइब करते हैं जी। तो इस हिसाब से जो कमेंट्री चलती है, अगर उसे इंग्लिश में ले तो द बॉलर ही कम्स इनटू बॉल्स, जो भी एंड का नाम रहता है, जैसे पेवेलियन एंड है या किसी कोई सेंट्रल एवेन्यू एंड है, कोई भी नाम है, तो द बॉलर कम्स इनटू बॉल फ्रॉम द सेंट्रल एवेन्यू एंड टू द बैट्समैन and this was a very fast ball. It was very difficult for the batsman to judge the ball because of the pace, and the ball went past the batsman into the hands of wicketkeeper, so batsman could not score a run of this ball, and now the ball is back to the bowler. Now the bowler again comes running in fast, but this time the ball was pitching somewhat outside the off stump and the batsman was very much able to
throw a square cut on it, and because of this very good shot of square cut he scored a boundary on the point region. So using the pace of the bowler, the batsman was able to play the square cut shot and the ball went to the point boundary, so the batsman accumulated 4 runs out of it. अब मान लीजिए उसी समय बैट्समैन आउट हो गया रनिंग में, हाँ, ठीक है, तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है। और उस समय आप हिंदी में कैसे उस जय बोलेंगे? अगली गेंद लेकर आ रहे हैं और सीए एंड से ये गेंद डाली जा रही है, जहां पर जैसे ही गेंद डाली, इस बार तो बैट्समैन थोड़े वॉचफुल थे और उन्होंने गेंद को टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए जल्दी से अपना बल्ला सामने अड़ाया और गेंद को रोकने में सफल हो गए। इसके बाद गेंद विकेटकीपर के हाथों वापस गेंदबाज के पास पहुंची और अब फिर जब गेंदबाज अपनी नई गेंद लेकर गेंदबाजी करने तैयार हैं और इस बार गेंदबाज ने हल्की थोड़ी धीमी गति की गेंद डाली, जिसने बैट्समैन को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि बैट्समैन ये उम्मीद कर रहे थे कि गेंद टप्पा खा के थोड़ी तेज आएगी, पर गेंद थोड़ी धीमी गति के आने के कारण बैट्समैन का बल्ला पहले चल गया और गेंद थोड़ी नीचे रह गई और गेंद ने मिडिल स्टंप उखाड़ लिया और बैट्समैन आउट होकर वापस जा रहे हैं। और एक मंझे हुए बैट्समैन इस तरह से आउट होते हैं तो दर्शकों में सन्नाटा छा जाता है। दर्शकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाएगा और बल्लेबाज को भी उम्मीद नहीं थी। बॉलर का एक्शन देखे वो भी सोच रहा था कि गेंद तेज आएगी, लेकिन ये बॉलर की चतुराई है कि गेंद उसने थोड़ी धीमी गति की डाली, जिससे बल्ला पहले चल गया और गेंद बाद में आई और थोड़ी नीचे रह गई, तो गेंद ने मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, बैट्समैन आउट हो गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि कमेंटेटर बहुत फास्ट बोलते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिससे बहुत फास्ट बोलते हैं। बहुत बार ना हर एक कमेंटेटर का अपना लय रहता है। हर एक कमेंटेटर, कोई कमेंटेटर नॉर्मल सिचुएशन में भी अच्छा माहौल बनाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलते हैं। बहुत से कमेंटेटर ऐसे रहते हैं कि जो एक्साइटेड सिचुएशंस में भी बहुत कूलली बात करते हैं। तो ये तो कमेंटेटर का अपना अपना तरीका है कमेंट्री करने का। लेकिन नो डाउट, चाहे पब्लिक ग्राउंड में हो चाहे पब्लिक टीवी पे देख रही हो, जो कमेंटेटर एक्साइटमेंट भरता है मैच में उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। तो आप इस प्रोफेशन में कितने दिनों से? तो मैं इसमें एक्चुअली आया हूँ, शुरू में कमेंट्री किया मैंने 2007 करीब नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था। वो एमडी ट्रॉफी, बीएसपी के जो एमडी ट्रॉफी, सीईओ ट्रॉफी जो मैचेस होते थे उसमें, और उसके लिए मैं बीएसपी प्रबंधन को हमेशा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वहां से कमेंट्री शुरू किया और ईश्वर की कृपा से यहाँ तक पहुंचा। और उसके बाद अभी भी बीएसपी में उनके जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनका जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है, अपने प्रबंधन के गाइडेंस में उन लोग अभी भी टूर्नामेंट करते हैं और हर साल मैं टूर्नामेंट में कमेंट्री करता हूँ। इसके लिए मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद मैं एक बड़े स्टेज पे जो कमेंट्री में आया, जो छत्तीसगढ़ में क्रिकेट लीग्स हुई थी, और 2017 में जो सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग हुई थी जिसका प्रसारण नियो स्पोर्ट्स चैनल पे था, तो उस समय वो लीग को ऑर्गेनाइज किया था आदरणीय मनीष पांडे जी ने, और उस समय मैं कमेंट्री में था। तो डेफिनेटली वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरे लिए, और वहां से कमेंट्री करियर में और अच्छा फर्क आता गया। तो मेरे कमेंट्री को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए मनीष पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं मनीष पांडे जी का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उतनी बड़ी लीग ऑर्गेनाइज की और वहां मुझे नियो स्पोर्ट्स चैनल पे क्रिकेट कमेंट्री करने का मौका मिला। तो वहां से मेरा नाम भी फैला और मुझे उसके बाद और बड़े बड़े मौके मिले। तो कमेंट्री में बड़े स्तर पे आने के लिए तो डेफिनेटली मैं मनीष पांडे जी का धन्यवाद दूंगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो दर्शकगण को शायद ये रोचक कार्यक्रम समय दर्शन का बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अब हम सब इजाज़त लेते हैं। तो सर, इजाज़त लेने के पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। बिल्कुल, समय दर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, और अग्रिम होलिका की बधाई सारे दर्शकों को। और नेचुरल कलर्स ही यूज कीजिए, पानी ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश रहेगा। और भगवान की कृपा से सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहें, यही मैं कहना चाहूंगा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने क्रिकेट के साथ आप होली को भी जोड़ दिया। तो बहनों भाइयों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी के साथ देता हूँ इजाजत। आप सभी को सुधीर कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।